आदतन तुमने कर दिए वादे और आदतन हमने एतबार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। वादे और एतबार की बात इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार अच्छे दिन लाने का वादा कर रही है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जो भी दिन था, जैसे भी दिन गुजर रहा था, अब वो दिन और भी बुरे हो गए हैं, क्योंकि सर्विस टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है उससे आम आदमी की आम जरूरतें महंगी हो गई हैं। अब क्या अच्छे दिन के वादे को भी चुनावी जुमला मान लिया जाए? क्योंकि काले धन के मुद्दे को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जुमला कहा था और फिर राम मंदिर बनाने को लेकर जिस तरह से ईंट नहीं 370 सीट की बात की, उसे देखते हुए तो लगता है कि अच्छे दिन लाने पर भी कुछ शर्तें ना लागू हो जाएं, क्योंकि एक साल में महंगाई कम नहीं हुई, बल्कि मोदी सरकार के सर्विस टैक्स बढ़ाने के फैसले ने महंगाई की एक और जोरदार मार मारी है। तो आज का मुद्दा में महंगाई से मर रहे लोगों पर चर्चा करेंगे। तो आज 1 जून है और 1 जून 2015 का मतलब है महंगे दिन की शुरुआत। सर्विस टैक्स बढ़ने की वजह से आपकी जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं। पहले टैक्स की दर 12.36% थी, जो अब बढ़कर 14% होने से आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। क्या आप रेस्टोरेंट जाते हैं? क्या आप फिल्में देखते हैं? क्या आप हवाई यात्रा करते हैं? और क्या आप ट्रेन में सफर करते हैं? अगर सारे सवालों का जवाब हां है, तो कृपया ध्यान दीजिए, अपने शौक कम कर दीजिए, क्योंकि आज से शुरू हो गए महंगे दिन। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अनमोल वचन अब सड़क पर चलते लोगों के लिए वो वचन हो गया है जिसको मोदी सरकार का एक और जुमला कहा जा सकता है। अच्छे दिन लाने का सपना दिखाकर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान नरेंद्र मोदी सरकार शायद अपने वचन को उस सपने की तरह भूल गई है जो कभी पूरा नहीं होता है। हाँ, देखने और सुनने में बड़ा मजा आता है, जैसे मुंगेरी लाल का सपना हो। आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा है? हर चीज में खर्च बढ़ गया। मोबाइल बिल था जो अभी तक 12% लग रहा था, उसमें वो भी 14% हो गया है। कोई भी चीज ले रहा है, सब महंगी हो गई है। तो ओवरऑल मोदी सरकार से मतलब ये तो उम्मीद नहीं, महंगाई सीधे सीधे मार दोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुन लिया आपने जनता की आवाज को कि आज का दिन उन्हें कैसा लग रहा है। जरा अब अच्छे दिन आने का सपना देख रहे लोगों के दिलों का हाल भी सुन लीजिए कि ये जनता 1 साल बाद क्या कह रही है। अच्छे दिनों की गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स बढ़ाया है। हमें लगता है जिस तरह से हम लोगों को एटीएम में ड्यूटी करते हैं और 39 रुपए मिलता है, इससे तो बहुत बुरे दिन आएंगे हम लोगों के। हर चीज का दाम बढ़ता चला जा रहा है। रेस्टोरेंट में खाना पीना सब महंगा होता चला जा रहा है और मोबाइल का बिल भी महंगा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, ये इंडियन पब्लिक है जो सब जानती है। सर्विस टैक्स बढ़ाकर जो महंगाई की मार बेरहमी से आपने मारी है, वो पब्लिक भुलाए नहीं भूल पा रही है। जरा सोचिए, अच्छे दिन का सपना दिखा दिखा कर जिस तरह से एक एक कर सारे सपने चुनावी जुमलों में बदलते जा रहे हैं, उससे यकीनन आज नुकसान जनता का हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में सियासी नुकसान आपको भी हो सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो अच्छे दिन जिसकी चर्चा लगातार हम करते हैं, सुख दुख को लेकर या फिर अपने आप को लेकर, समाज को लेकर, हर बात को लेकर अच्छे दिन और बुरे दिन की बातें करते हैं। लेकिन अच्छे दिन का मतलब 2014 में की चर्चा इतनी हुई या फिर इसे इस तरह से पेश किया गया, अच्छे दिन का सपना इस तरह से दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अब वो अच्छे दिन एक जुमला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि सरकार की तरफ से लगातार ये तो कहा जा रहा है कि बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन के जो सपने दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि विरोधी सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम अच्छे दिन ला दिए हैं। अच्छे दिन कैसे ला दिए हैं? आज से सर्विस टैक्स भी बढ़ा दिया गया, यानी कि 14% सर्विस टैक्स हो गया है। आपके हर एक सामान, जो भी बुनियादी जरूरतों की जो चीजें हैं, वो सब महंगी हो गई है। हम आपको दिखाते हैं कि सर्विस टैक्स बढ़ने की वजह से आखिरकार क्या क्या महंगा हुआ है।
आपकी आमदनी कितनी भी हो, लेकिन आपकी जेब से अब ज्यादा पैसा निकलना तय है। तो आज से जरा संभल कर इन जगहों पर कदम रखिएगा, क्योंकि सर्विस टैक्स के बढ़ने से कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। हर आम आदमी की आम जरूरत सर्विस टैक्स के जलाने वाले दायरे में आ गई है। मोबाइल पर बात करना हो या फिर बीमा कराना, सब महंगा हो गया है। जरा ध्यान से देख लीजिए बढ़े हुए सर्विस टैक्स का असर आप पर किस तरह पड़ेगा। अगर आप ट्रेन के एसी कोच में सफर करते हैं तो अब एसी की ठंडक आपके जेब की गर्मी को कम करेगी, यानी आपके रेल किराए पर 4.2% सर्विस टैक्स लगेगा, जो आपके टिकट को महंगा कर देगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेन में खाना खाते हैं, बोतल बंद पानी पीते हैं, तो भी आपको उसके ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। जीवन बीमा की पॉलिसी भी अब आपको ज्यादा भरनी होगी। अब तक पॉलिसी धारक LIC की पॉलिसी में 1 साल की प्रीमियम पर 3 और दूसरे साल से 1.5% सर्विस टैक्स का भुगतान करते थे। सर्विस टैक्स बढ़ने पर पॉलिसी धारकों को पहले साल की प्रीमियम पर 3.5% और दूसरे साल से 1.75% सर्विस टैक्स देना होगा। होटल में खाना, मोबाइल बिल, इंटरनेट, वाहन बीमा, टीवी, फ्रिज, विज्ञापन, किसी प्रकार का निर्माण, हवाई यात्राएं, फिल्म देखना जैसी दूसरी सुविधाएं जो आप कम खर्च में उठाते थे, अब उसके ज्यादा चुकाने होंगे। अब आप ही खुद तय कर लीजिए, 1 साल में आपके अच्छे दिन आए या फिर और महंगे दिन। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो अच्छे दिन आखिरकार किसके लिए आए हैं? सरकार की तरफ से अभी भी ये बातें बार बार दोहराई जाती है कि अच्छे दिन जो हमने वादे किए थे वो अच्छे दिन आ गए हैं, बुरे दिन चले गए हैं। ये तमाम बातें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किसके लिए, क्योंकि आम जनता जो लगातार उम्मीद लगाए बैठी थी अच्छे दिन को लेकर, ये लगातार कहा जा रहा था कि जो हमारी बुनियादी चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, उन सभी चीजें के जो दाम है वो कम हो जाएंगे, लेकिन कम होने के बजाय दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी का जीना भी दुभर हो गया है, क्योंकि आमदनी उतनी ही है, लेकिन सामान, जो भी सामान आप खरीदते हैं, चाहे खाने पीने का सामान हो या फिर जरूरत के सामान हो या फिर टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी सामान हो, सबके दाम आज से महंगे हो गए हैं। मोबाइल फोन या फिर मोबाइल के बिल आप भरते हैं तो वो सब। तो ऐसे में अब किसके लिए अच्छे दिन है, ये तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। विजय उपाध्याय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमीर हैदर साहब, कांग्रेस के नेता हैं। मोहसिन रजा साहब, बीजेपी के नेता हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में DC शुक्ला जी भी बैठे हैं, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अमीर हैदर साहब से, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छे दिन की बातें जो लगातार कही जा रही है, प्रधानमंत्री अभी भी सरकार के सालगिरह पर जब मथुरा में भाषण दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि बुरे दिन चले गए। अच्छे दिन के तो जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि बुरे दिन गए कि नहीं गए। क्या वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं? तो किसके लिए? अमीर हैदर साहब। जी, सही कहते हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छे दिन तो आ गए हैं, इसलिए उनके नेताओं के लिए। अमित शाह कहते हैं इलेक्शनी वादा था और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, सब अलग क्लीन चिट मिल गई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए मोदी जी। तो अच्छे दिन तो उनके आ गए। ये बड़ा टैक्स बढ़ गया तो टैक्स क्या थोड़ा बहुत बढ़ते ही रहेगा, कोई जनता पे असर नहीं, जनता देने के लिए तैयार है बेचारी। आप अच्छे दिन तो इनके आए हैं, जनता के तो अच्छे दिन नहीं आ रहे। हमको लगता है कि जैसे ये टैक्स आपका बढ़ गया, कहते हैं ये मोबाइल पे बढ़ गया, ये आम जनता रोज के इस्तेमाल कर रही है आजकल। ये आप जो होटल जाए, इसमें लोग आमतौर से लोग जाते हैं, रेल की यात्रा हुई, हवाई जहाज की यात्रा हो, इसमें मान लिया कुछ दिन के बाद जाते हो, लेकिन तो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इसमें जो पैसा बढ़ रहा है, ये मैं समझता हूं कि पूरी जनता को त्राह करने लगी है। और जो ये अच्छे वादे कर रहे थे इलेक्शन के, उन्होंने इलेक्शन ही वादे किए और ये आज सामने आ गया है। जी संजय मिश्रा जी, अच्छे दिन किसके लिए? देखिए, बहुत साफ सी बात है, अच्छे दिन तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के लिए होंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में लोग अपने वादे करके आए थे जी कि 100 दिन में हम ये कर देंगे, 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, इन सब चीजों को भूल करके
अब नए नए शिगुफे चल रहे हैं, कहीं जनधन योजना शुरू होती है, कहीं सफाई अभियान शुरू होता है, और ये सारी चीजें फ्लॉप होती हैं। अभी तो 1 साल हुआ भारतीय जनता पार्टी के सरकार को। जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किस तरीके से पूरे देश को बरगला करके अगर प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, और उसके बाद किस तरीके से वो उन बातों को भूल जाते हैं, उन मुद्दों को भूल जाते हैं जिन आधारों पर आप सरकार बना रहे थे। जी, आपने पूरे देश की जनता को छला है। और मैं तो बहुत साफ सी बात कहता हूं कि जो महंगाई आज आप देख रहे हैं, इस महंगाई में जबरदस्त इजाफा होने वाला है, क्योंकि उनको बड़ा भाग्य पे भी अपने भरोसा था। न भाग्य मोदी जी का साथ दे रहा है, और न पूरे देश को जिस तरीके से ये घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, अलग अलग मुद्दे लेकर के आते हैं, और उन मुद्दों को भी कहीं से किसी तरीके से उसको सफल नहीं करते। मैं तो बहुत साफ सी बात कहता हूं कि इन्होंने अभी स्वच्छता अभियान चलाया था 6-7 महीने पहले। कहां स्वच्छता अभियान में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने कितनी सफाई कर दी, कितनी भारतीय जनता पार्टी ने सफाई कर दी? नई नई झाड़ुएं और कूड़े फैला करके अगर आप साफ करा रहे हो और फोटो खिंचवा रहे तो इससे देश नहीं चलता, बरगलाने से देश नहीं चलता। आपने बहुत बरगलाया है, और अब आप विदेश में घूम घूम करके छोटे छोटे देशों में आप पैसा बांट रहे हो। अरे इस देश का किसान आज मर रहा हो, और इस देश का प्रधानमंत्री अगर विदेशों में पैसा बांट रहा हो, मेरी समझ में नहीं आता कि मोदी जी की क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसीज हैं जी। मोहसिन रजा साहब, ये बड़ा अप्रत्याशित सिचुएशन है, और जो आज हो रहा है। जी, मोहसिन रजा साहब, चौतरफा निंदा हो रही है महंगाई को लेकर, अच्छे दिन को लेकर, लेकिन अच्छे दिन आए किसके लिए? जी हाँ, नहीं वो मैं खास करके आया था जी। नहीं, मैंने खास करके आज कहा, जब मुझे पता चला कि इस इशू पर बहस है, तो मैंने खास करके कहा मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि निंदा भी अगर हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं उससे हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि निंदा कर कौन रहा है। हम तो गरीबों की लड़ाई लड़ने उतरे हैं। हमने जिस तरह के वादे किए हैं, आप 12 महीने में सारा हमसे हिसाब लेने के लिए बैठ जाते हैं। हमारी जो नीतियां हैं, 12 महीने में कोई भी बातें मुहावरा नहीं है जी। हम पूरा करके, अगर मुहावरा नहीं है तो सर्विस टैक्स। अभी मेरी बात विद्यासागर, मैं आपको बता रहा हूं जी, मैं जितनी भी बातें आप कह रहे हैं, ये ग्लोबल अगर कोई चीज बढ़ रही है उसको आप नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते। यहां पर सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, खूब जानते हैं कि ये महंगाई कहां से बढ़ रही है। देश नहीं बढ़ा रहा है, ये इंटरनेशनल उस पर बढ़ रही है, लिहाजा थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। लेकिन हमने इसी के लिए सरकार बनाई है, हमने यही वादे किए हैं, यही नरेंद्र मोदी जी के वादे हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप देखिएगा। अभी हमें हिसाब देना है पूरी जनता को। अभी 12 महीने में जनता नहीं हिसाब मांग रही है, 12 महीने में जो हमारे सहयोगी दल या हमारे जो विपक्षी दल हैं वो हमसे मांग रहे हैं हिसाब। जनता तो इंतजार कर रही है हमारे उस वादे का जो हमें पूरा करना है। एनी हाउ हम पूरा करके देंगे, लेकिन आप इंतजार करने दीजिए उनको। आप परेशान मत होइए। आप अपनी अपनी सरकारें, जहां जिसने जो चला रहा है या जो चला चुका है, वो अपना आकलन करे कि वो बाहर क्यों हुआ, और जो सरकार से जाने वाला है वो तय करे कि आगे क्या होने वाला है, हम बाहर क्यों हो रहे हैं। हम तो आए हैं सरकार में, और जो जनता से हमने वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। ये सर्विस टैक्स की बात है, जैसे जैसे हम बेहतर करेंगे ये सारी चीजों का ग्राफ नीचे आ जाएगा। ये जो आलोचना है वो हमारे लिए अच्छी है, खासकर हमारे विरोधी दल कर रहे हैं, हमारे समर्थक या हमको वोट देने वाले नहीं कर रहे हैं। जी चलिए, मोहसिन रजा जी, 100 दिन में महंगाई कम हो रही थी, उसके बारे में कुछ बताइए। चलिए लौटेंगे। विजय उपाध्याय जी, सवाल यह है कि सरकार की तरफ से लगातार यही दलीलें दी जा रही है, प्रधानमंत्री भी ये बात कह रहे हैं कि चौतरफा निंदा हो, चाहे विपक्ष ने रणनीति बनाकर हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम जो वादे किए थे अच्छे दिन के, वो दिन आ गए हैं। क्या वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं? नहीं, अच्छे दिन तो बिल्कुल नहीं आए हैं जी। ये बहुत ही खराब दौर चल रहा है भारतीय राजनीति में। देखिए, दिक्कत क्या है कि जब जनता सरकारों से बहुत ज्यादा उम्मीद करती है तो उसे धोखा मिलता है और उसे बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं ढेर सारे एक्सप्रेस वे बन जाएं, ढेर सारी डिजिटल डिवाइसेज आ जाएं, गांवों तक पहुंच जाएं, ढेर सारी चीजें अगर आप सरकार से उम्मीद करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ढेर सारा पैसा सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि काम करने के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे के कोई सरकार काम नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश सरकार अगर 15,000 करोड़ रुपए शराब से जुटाती है तो वो लोग शराब पी के बीमार होते हैं, परेशान होते हैं। लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन 15,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बजट में वहीं से आता है। तो जब सरकार से आप उम्मीद ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मैनेजमेंट है पैसे का, वो व्यवस्थित होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। हमें दुख तब ज्यादा होगा कि यदि हमारे टैक्स
से मिले पैसे का बंदरबाट किया जाए, चोरी की जाए, परियोजनाओं को पूरा न किया जाए, अधूरा छोड़ दिया जाए, परियोजनाओं की लागत बहुत ज्यादा बढ़े, परियोजनाओं के समय में बहुत ज्यादा देरी हो, तब ढेर सारी समस्याएं पैदा होती हैं। मुश्किल यहीं पे आती है। एक और बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र में जो मैंने कहा कि एक समस्या है, इस समय एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। आज जनता उस पार्टी को वोट दे रही है जो सपने ज्यादा दिखा रहा है, झूठे वादे ज्यादा कर रहा है, सस्ते में चीजें, मुफ्त में चीजें बांटने के लिए कह रहा है, चाहे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हो या उत्तर प्रदेश की हो या दिल्ली की हो या देश की पॉलिटिक्स हो। आप देख लीजिए, उन पार्टियों को जनता ने साथ दिया है जिन्होंने ढेर सारे वादे किए, कहा कि हम मुफ्त में ये चीजें दे देंगे, मुफ्त। क्या दिल्ली को वाईफाई मिला? नहीं मिला। तो बुरे दिन वहां भी हैं। क्या उत्तर प्रदेश में सबको लैपटॉप मिला, सबको टैबलेट मिला? नहीं मिला। सबको बेरोजगारी भत्ता मिला? नहीं मिला। 1 साल मिला, उसके बाद नहीं मिला। तो जो वादे राजनीतिक दलों के हैं, ये छल की बात जो अभी संजीव मिश्रा कह रहे थे, तो छल रही है राजनीतिक दल। और इस देश की जनता को, मतदाता को, टैक्सपेयर को यह बात समझनी पड़ेगी कि राजनीतिक दल हमको बार बार न छले, बल्कि जनता इनके ऊपर इस तरह से अंकुश लगा दे चुनाव में कि अगली बार छलने से पहले 3 बार सोचें ही है। जी बिल्कुल। और डीसी शुक्ला जी भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार आज जो बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़ा दिया गया, पहले जो टैक्स दर रखे गए थे और अब जो हो गए हैं, सारी चीजें महंगी हो गई है, बुनियादी चीजें जो भी है, हमारी जरूरत की चीजें सब पर महंगे हो गए। किस तरह से असर पड़ेगा उस पर? देखिए, 2 चीजें हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक चीज तो पक्की है कि हमें पैसा चाहिए जी। अगर अर्थव्यवस्था में पैसा होगा तभी विकास के काम होंगे। अब दूसरा मुद्दा ये आता है राजनेताओं का, ये पैसा कहां से आए जी। तो एक तरह से 2 तरह से, और उसकी टैक्स प्रणाली में 2 तरह का होता है। कुछ प्रत्यक्ष कर होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जो प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स होता है, वो इनकम के हिसाब से लगता है जी। और बाकी जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, वो उनका प्रभाव सबके ऊपर आता है, कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, साधारण जनता हो। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की बात चल रही है, कॉर्पोरेट टैक्स या अदर टैक्स जो हैं कि 30% से उनको 25 लगाया जाए। मींस जो आदमी पहले से ही एक कहना चाहिए समृद्ध है, उसके ऊपर टैक्स घटाने की एक सरकार प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ साधारण जनता के ऊपर जो अप्रत्यक्ष कर हैं, ये सर्विस टैक्स हैं, इनका असर सब पे पड़ता है। इसका मतलब सरकार उनको सबको टैक्स करना चाहती है, जो लोग प्रभावशाली हैं, धनवान हैं, उनको कंसेशन देना चाहती है। तो इस तरह की जो क्या इनकी प्लानिंग है, ये समझ से बाहर है। पैसा तो चाहिए, इसमें कोई है, इसमें 2 राय नहीं है। पैसा नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? लेकिन पैसा उन क्षेत्रों से आए कि जो लोग, हर अर्थव्यवस्था इसी तरह चलती है। जहां तक आपने महंगाई की बात कही, इसका फर्क इसलिए आएगा कि जितना भी एक साधारण व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो इनकम टैक्स देता हो या न देता हो, उसकी आय होती ना होती, इन चीजों का उपयोग तो करता ही करता है। मोबाइल का उपयोग करता है, बिजली का उपयोग करता है, ट्रेन का उपयोग करता है, और उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका प्रभाव बहुत गहराई तक जाएगा, हर आदमी इससे प्रभावित होगा, और इससे महंगाई, और इसका मल्टीपल एप्लीकेशन है। एक बार आप ट्रेवल किया, फिर पैसा लगा, फिर दोबारा गए, फिर दोबारा हुआ। तो इसके बजाय सरकार को टैक्स बचाने के लिए दूसरे प्रत्यक्ष करों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इसमें एक बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों से यह भी देखा जा रहा है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर और टैक्स थोपा जा रहा है। जो दे रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं ये, और जो लोग उसके दायरे से बाहर, तो सरकार को यह भी प्रयास करना चाहिए इसका दायरा बढ़ाया जाए। बढ़ाने से ज्यादा, अगर लोग थोड़ा थोड़ा भी टैक्स देंगे तो ज्यादा टैक्स आ जाएगा। इसके बजाय आप रेट बढ़ाते जाना। इसमें एक और चीज भी है कि ये सिर्फ आज 14% हुआ है, और 2% सरचार्ज और भी लगना है इसमें सेस। वो संभवतः मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अभी रिएक्शन देख रही है कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, और 10 सर्विसेज पर ये रेट 16 होने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये जो नौबत आती है टैक्स बढ़ाने को लेकर, सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं, वो नौबत कैसे आती है, किस कारण से? देखिए, नौबत तो आती है, सरकार को टैक्स चाहिए। अगर टैक्स नहीं, क्यों, रीजन क्या होता है, हर साल 10 से 15% एक कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आज के हिसाब देखिए, इसी खर्चे को मेंटेन करने के लिए अगले साल सरकार को 15 से 20% ज्यादा टैक्स चाहिए। तो पेंशन आपको ज्यादा देना पड़ेगा, लोगों को सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसके अलावा डेवलपमेंट, नए डेवलपमेंट। और एक चीज और बड़ी दुर्भाग्य की है कि जितना भी पैसा टैक्स का जा रहा है, मान ली इनकम टैक्स का इस बार का बजट करीब 7.5 लाख करोड़, 7.25 लाख करोड़ का बनाया है अभी जो बजट बनाया सरकार ने। सर्विस टैक्स का 2.5-3 लाख 4 लाख करोड़ जो भी आएगा, इसका सिर्फ
14% खर्चा ही विकास के लिए हो रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम महंगाई भी ग्रसित हो रहे हैं और हमें सुख सुविधाएं भी नहीं मिल रही। सुख सुविधाएं की बात तो छोड़ दीजिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं हो रहा है, टैक्स भी हमारे ऊपर ज्यादा लग रहा है हमारे ऊपर। तो ये जो लोग हैं, जो प्लानर्स हैं ऊपर लेवल पर, उनको ये सोचना चाहिए कि कैसे वो खर्चे घटाए जाएं। खर्चे घटाना भी देखिए, अब तो आप इनकम बढ़ाइए, टैक्स लगाइए, या अपने जो खर्चे हैं उनको भी घटाना बहुत आवश्यक है। और ये सब पूरी जनता जान रही है, बहुत से खर्चे अनावश्यक भी हो रहे हैं, उनको भी घटाए। चलिए मोहसिन रजा साहब के पास चलेंगे। मोहसिन रजा साहब, सवाल यह है कि चलिए सरकार की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, हाईटेक सिटी बनाने के लिए पैसों की जरूरत है। बाहर से भी लगातार बातें हो रही है, कई तरह मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अपने देश में क्या संभव है, क्या संभावनाएं यहां पर जागृत किया जा सकता है, या फिर लोगों से कैसे पैसे वसूले जाते हैं, ये तमाम तरह के नियम बना देते हैं, कानून बना दिए जाते हैं, टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, ये सब जायज है। चलिए देश के हित के लिए या फिर सरकार के हित के लिए सवाल ये उठता है कि हमारे देश में बेरोजगारी का आलम है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, या फिर अगर रोजगार में हैं भी तो उनके इनकम नहीं बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी को छोड़कर प्राइवेट संस्थान में आप चले जाइए, वहां पर स्थिति बहुत ही खराब है। आज भी लोग 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपये कमाते हैं। ऐसे लोगों के लिए किस तरह से सरकार प्लानिंग कर रही है, किस तरह से वो लोग सर्वाइव करेंगे इस तरह से सर्विस टैक्स बढ़ने से? देखिए, जैसा डीसी शुक्ला जी ने कहा ना, कि अब हमने कहा ना अभी कि डिबेट जब होती है तो बहुत सी चीजें निकल कर आती हैं, बहुत से लोगों की राय निकल कर आती हैं, वही राय देश के लिए भी जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी राय या किसी भी इंसान की, वो भी एक विशेषज्ञ है, उन्होंने राय दी, उनकी राय भी है। और मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वहां पर भी जो लोग बैठे हैं, अभी आप 12 महीने की सरकार है, हमने बहुत सी चीजों पर विचार कर रहे हैं और बहुत सी चीजों के लिए प्लानिंग हो रही है कि वो चीजें कैसे मटेरियलाइज हों। और खासकर गरीबों के मुद्दे पर जिस पे आपने बात की है, हम उस पर यह कहना चाहते हैं कि गरीबों के लिए जो हमारी योजनाएं हैं, जो अभी आपने देखा 6-7 योजनाएं, एक साल में जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हैं, शायद किसी भी सरकार ने इतनी तेजी से योजनाएं नहीं चलाई हैं। और हमारी योजनाएं काम करने के लिए बनाई गई हैं और उन्हीं लोगों के लिए हैं जो सबसे समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए, गरीबों के लिए, जिनको हम खड़ा करना चाहते हैं आम आदमी के बिल्कुल शाना बशाना, कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, अमीरी और गरीबी में कोई बहुत ज्यादा फर्क ना नजर आए। इस पर हमारी लड़ाई है। और इस तरह की चीजों के लिए जिस तरह की बात हुई, कि आज जिस तरह की बात आई, ये एक पॉलिसी मैटर है गवर्नमेंट का। कोई भी सरकार होगी, चाहे वो पिछली सरकारें रही हो या हमारी सरकार है, हमें इसी तरह से कुछ फैसले लेना होंगे और कुछ फैसले ऐसे लेना होंगे कि इनकी आय कैसे बढ़ाई जाए, आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इनको क्या बिजनेस दिया जाए, कहां से स्रोत पैदा किए जाए पैसा कमाने के, तब इनसे पैसा लिया जाए। तो इस पर भी सरकार काम कर रही है, ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्यासागर, आप देखिएगा बहुत जल्दी हम देश को ऐसे शिखर पर ले जाएंगे कि लोग कहेंगे कि हां हम कहते थे, मोहसिन रजा साहब, लेकिन वादे इनके जो थे पूरे हुए। मोहसिन रजा साहब, क्या आपने सुना है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी हमारे देश में भूख से मौत होती है? नहीं, बिल्कुल सुना है मैंने अपने प्रदेश में ही। मैं अभी 2 दिन पहले, अगर हमारे आप ब्लॉग्स में लिखता हूं, मैं ऐसे उन्नाव जिले में टहल रहा था, आपके बहुत करीब में है, वहां मैं गया, मैंने देखा एक परिवार को, मैं तो देख के दंग रह गया कि ऐसे परिवार भी हैं। अब यहां तो समाजवाद की सरकार है, तो यहां पर ऐसा गरीब आदमी मुझे मिला कि जिसके लिए मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि इसका जीवन कैसे चल रहा है। न उसके तन पे कपड़े थे, एक धोती थी और चारपाई के नीचे पूरा परिवार रह रहा था, चारपाई के नीचे धूप में। तो ये सोचने वाली बात है। इस पर सबको, हमें आपको राजनीति नहीं करनी है, ये कैसे इनको बेहतर किया जाए, कैसे इनकी ये परेशानियां, मूलभूत परेशानियां दूर की जाए, हम इसकी लड़ाई लड़ने आए हैं। मोहसिन रजा साहब, तय करके आए हैं, चाहे कुछ हो जाए, कितनी आलोचनाएं हमारी विपक्ष करे, लेकिन हम देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे। मोहसिन रजा साहब, आपने उन्नाव में तो देख लिया, आप कभी छत्तीसगढ़ गए हैं? छत्तीसगढ़ में कल भी भूख से मौत हुई है, वहां बीजेपी की सरकार है। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं अच्छी बातें, प्लानिंग कर रहे हैं हम गरीबों के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए। आज भी देश में जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो जस के तस हैं। नहीं, बिल्कुल उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने कहा ना कि उन पर तो कभी किसी 65 साल की हुकूमत कांग्रेस की है, उसने भी कुछ नहीं किया। और सूबे में हमारे बदल बदल के सरकार, कभी बहुजन समाज पार्टी की, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार आती रही, उन्होंने क्या किया? मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस मुद्दे को राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि सब लोग इस पर विचार करें। हमारी लड़ाई यही है कि गरीबों को किसी तरह से भी ऊपर खड़ा किया जाए। निंदा ही नहीं हो रही है, बल्कि
जो आम जनता है वो बहुत ही परेशान है। महंगाई कम करने को लेकर जो उम्मीद लगाई बैठी थी जनता, वो जनता दिन ब दिन इस महंगाई में पिसती जा रही है, उस आग में झुलस रही है। आखिरकार इस महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा? सरकार की तरफ से कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई जाती है, या फिर सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जाता है? विजय उपाध्याय जी, सवाल एक बार फिर से यही कि अच्छे दिन को लेकर लगातार हम चर्चा तो कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी मोहसिन रजा साहब से हमने बात की थी कि हमारे देश में आज भी भूख से मौतें होती है, लेकिन सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी हो या फिर देश के निर्माण की बातें हो, तरक्की की बातें हो, डेवलपमेंट की बातें हो, बुलेट ट्रेन की बातें हो, ये सब बातें ठीक है, और ये पैसे के रिसोर्सेस हो या फिर लोगों से वसूलना हो, इन गरीबों का क्या होगा इस महंगाई में? उसके लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया जाता है? वो कहां किस तरह से सर्वाइव करेंगे ये जो हमारे गरीब लोग हैं? देखिए, ये जो केंद्र सरकार है इसने पहला अटैक मध्यम वर्ग पे किया है। जिस मध्यम वर्ग ने इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, सबसे ज्यादा वोट दिया था, इसका पहला वार उसी मध्यम वर्ग पे हुआ है। सर्विस टैक्स बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभावित मध्यम वर्ग होगा। दूसरी तरफ इस सर्दियों में बारिश खूब हुई, जिसकी वजह से खेती की जितनी जिन्स है सबके दाम बढ़ गए। दालों के दाम 120 रुपए से ऊपर चले गए। गेहूं की कीमत 1400-1500 रुपए किलो अभी है, लेकिन आटा पैक्ड खरीदेंगे तो 30 रुपए किलो बिक रहा है। तो जो महंगाई की स्थिति है निश्चित तौर पे वो बहुत खतरनाक है। गनीमत अभी यह है कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत हुई सर्दियों में, खेतों में नमी अच्छी है, तो अभी सब्जियां खूब आई हैं मार्केट में, और अभी सब्जियां सस्ती हैं। थोड़े दिन बाद जब सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी, जब दाल भी पहले से महंगी है, सब्जियां भी महंगी होंगी, तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। मेरा सवाल यह है, मैं ये कहना चाहूंगा विद्यासागर जी कि कोई भी सरकार हो, वो चाहे जैसा भी टैक्स ले, लेकिन टैक्स का सदुपयोग करे, उससे रोजगार बढ़े, उससे उत्पादन बढ़े। हालत यह है उत्तर प्रदेश में या देश में, एक एक प्रोजेक्ट 10-10 साल, 15 साल, 20 साल बनता रहता है, बढ़ता रहता है। प्रोजेक्ट इंजीनियर अरबों रुपए कमा ले जाते हैं, लेकिन जिनकी जमीन पे वो प्रोजेक्ट बनता है वो वहीं बदहाल रहते हैं, और उस प्रोजेक्ट से जो लाभ मिलने वाला होता है वो मिल नहीं पाता। टिहरी डैम प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, 28 साल लग गए बनने में। उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे हैं पिछले 10 साल से 12 साल से बन रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लखनऊ कानपुर हाईवे आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार 10 साल थी, इनके मंत्री वहां पे थे श्री प्रकाश जायसवाल, वो लखनऊ आते जाते थे, लेकिन उन्होंने उस रोड की कभी कोई पुरसाहल नहीं किया। सवाल इन राजनेताओं का है जो झूठ बोलते हैं जनता से और सत्ता में आते हैं। 2009 की कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हम बिजली हल कर रहे हैं, अमेरिका से हमारे टाई अप हो रहे हैं, इनकी सरकार गई, समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया, कम्युनिस्टों ने जो सपोर्ट वापस लिया। इन्होंने कहा हम बिजली के ले आएंगे, अमेरिका यहां पे ढेर सारे एटॉमिक रिएक्टर लगाएगा, उससे बिजली बनेगी। कुछ नहीं हुआ। बिजली की समस्या आज जस की तस है। प्राइवेट सेक्टर में 2 रुपए यूनिट बिजली अवेलेबल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी बुरा हाल है। सरकार यह है कि अगर अच्छी मैनेजमेंट आप करते हैं तो आप हमसे टैक्स लीजिए। इनकम टैक्स पे करने वाले 2 करोड़ लोग हैं इस देश में, बाकी 118 करोड़ लोग हैं वो टैक्स पे करने वाले नहीं है। उनसे सर्विस टैक्स के माध्यम से सरकार कुछ पैसे निकालती है। ठीक है कि उनको सब्सिडी भी देती है, ठीक है कि उनको ढेर सारी सहूलतें भी देती हैं, सुविधाएं भी देती हैं, गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं, लेकिन उनसे अप्रत्यक्ष तौर पे कुछ टैक्स भी सरकार ले रही है। लेकिन इस टैक्स का मेरा मानना है सदुपयोग होना चाहिए। परियोजनाओं की समीक्षा करके उनको समय पे पूरा करें ताकि रोजगार सृजन हो। अगर रोजगार होगा तो हम टैक्स का बोझ उठा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप हमसे टैक्स भी लें, हमारे पैसे में चोरी भी कराएं और उसके बाद हमें परेशान भी करें। यह नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में जनता इस बात को जब अच्छे ढंग से समझ जाएगी कि इनका टैक्स जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है, तो जनता जवाबदेही मांगेगी। अभी जिस तरह से ढेर सारे मुफ्तखोरी के वादे करके कि हम वाईफाई फ्री दे देंगे, हम फ्री में बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, हम लैपटॉप फ्री दे देंगे, या वॉशिंग मशीन और फ्रिज फ्री में दे देंगे, इस तरह की जो लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं राजनीतिक दल, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स का सदुपयोग करिए, रोजगार सृजन करिए, विकास की दर बढ़ाइए। आप टैक्स लीजिए, हमें स्वागत है, लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी अमीर हैदर साहब। जी सवाल यह है कि गरीबों के हित के लिए मध्यम वर्ग पर जो अटैक हुआ है सर्विस टैक्स बढ़ाने के बाद, और हर एक सामान जो है उसके दाम महंगे हो गए। सवाल यह है कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग किस तरह से अफोर्ड करेंगे, किस तरह से सर्वाइव करेंगे?
अभी शुक्ला जी जो कह रहे थे मैं उनसे मुत्तफिक हूं, बहुत सही बात उन्होंने कही। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स गरीबों पे, पूरी जनता पे उसका असर पड़ता है। और इन्होंने ये वादे किए हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो 1 साल गुजर चुका है, अच्छे दिन तो नहीं आए। और अभी अभी इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम घटे, यहाँ 4 रुपए बढ़ा दिए, 3 रुपए बढ़ा दिए, उससे बढ़ा जनता ही के ऊपर तो प्रेशर पड़ा। अभी ये सर्विस टैक्स आया, किससे? जनता, आम जनता पे असर पड़ा है। तो ये कारपोरेट घरानों ने इनका साथ दिया है पूरे इलेक्शन में। और ऐसा लगता था कांग्रेस ने 50-60 साल में सिर्फ करप्शन किया है, इसलिए कि मीडिया इनकी तरफ हो गया, पूरा इन्होंने खरीद लिया था। कारपोरेट घराने इनके साथ है, तो जो वादे करके आए हैं कारपोरेट घरानों को साथ दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि अच्छे दिन नहीं आए हैं जनता के, बुरे दिन आ रहे हैं। 1 साल गुजर चुका है, 1 साल के बाद 4 साल तो यही था। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे बीजेपी के कि साहब ऐसी तरह टैक्स लगते रहेंगे, अच्छे टैक्स लगते रहेगी, जब जनता ही दे रहेगी तो टैक्स किसके ऊपर लगाएगी? इसलिए कि अभी आप खुद बता रहे थे कि एक चारपाई के नीचे लोग लेटे थे, गरीब परिवार, क्या उसका असर इस पे जनता पे नहीं पड़ेगा? वो सौदा खरीदने नहीं जाएगा, वो होटल पे खाना खाने नहीं जाएगा, वो सब्जी लेने नहीं जाएगा, वो अनाज लेने नहीं जाएगा, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? ये क्या अच्छे दिन आए हैं? मैं समझता हूँ लुभावने वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ देश के अंदर झाड़ू लगाने से, फोटो खिंचाने से देश की जनता के अच्छे दिन आने वाले नहीं। अच्छे दिन के जिनके 2-4 लोगों के आने थे उनको आ गए। और मैं समझता हूँ गिराव गिर रहा है इनका, डे बाय डे गिराव गिर रहा है। 1 साल में गिरा है, उसके बाद और गिराव गिरेगा। इसलिए जनता के हित की बात नहीं हो रही, जनता के बुरे दिन आए हैं। जी संजीव मिश्रा जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक तरीके से हिटलर शाही चला रखी है, और ये बहुत गलत फहमी में है जी। इन्होंने दिल्ली विधानसभा से सबक नहीं लिया जी। जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हालत हुई, मैं तो समझता था कि 9 महीने और साल भर जब इनकी सरकार को हो गए तो न बेटा विकास पैदा हुआ, न बिटिया प्रगति पैदा हुई। और भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस गलत फहमी में जी रही है। ये टैक्स लगाएंगे तो कहेंगे साहब ये बड़ा अच्छा है, और इससे पहले 10 साल अगर कांग्रेस ने कुछ भी किया था तो ये बड़ा विरोध करते थे, और विरोध भी किस तरीके का करते थे। अगर कांग्रेस ने 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने कुछ भी किया है, तो आपने अगर सड़क से संसद तक विरोध किया होता तो कांग्रेस उस तरीके की स्थिति नहीं कर पाती जो उन्होंने किया, और उसका परिणाम भी कांग्रेस को मिला। भारतीय जनता पार्टी किसी गलतफहमी में अगर रह करके चल रही है कि वो चाहेंगे जितनी भी हिटलर शाही करना चाहेंगे कर लेंगे, तो ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। 1 साल में आपने जो भी वायदे किए थे उन वादों पर कतई नहीं खरे उतरे हैं, और आप ऊल जलूल इधर उधर की चीजें जो आप बीच बीच में लाते हैं जनता का ध्यान भटकाने के लिए, वो भी अब चलने वाला नहीं है। बहुत साफ सी बात है, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो ये नहीं है मतलब इसका कि भारतीय जनता पार्टी पर हम आरोप लगाएं, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके भी अगर कोई काम किया होता आपने तो हम तारीफ करते। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जब आपने रेल बजट अभी पेश किया था तो नेताजी ने उसकी तारीफ की थी। ये नहीं है कि राजनीति हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए घेरें कि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन आप कुछ काम भी तो करके दिखाओ। 1 साल हो गया, अभी मोहसिन रजा साहब कह रहे थे कि हमने बड़ा देखिएगा। अरे कब देखिएगा भाई? अच्छा एक चीज बता दे मोहसिन रजा साहब कि ये जो 100 दिन का जुमला था आपका कि 100 दिन में महंगाई कम होगी, 100 दिन में भ्रष्टाचार कम होगा, 100 दिन में काला धन भी वापस आ जाएगा, ये किसी जनता तो नहीं कहा था, ना विपक्षी दलों ने आपको राय दी थी कि आप 100 दिन कह दीजिए। आपने जो कमिटमेंट किए थे इस देश की जनता से, उस पर आपने 100 दिन में कितने खरे उतरे भाई? जी, आपको नहीं करना चाहिए था अगर नहीं कर पाते थे। चलिए रजा साहब जवाब। आज जो ये बात कह रहे हैं कि अभी 1 साल हुआ है, अब हम सारी चीजें अभी आगे और डेवलप कर लेंगे, तो साल भर की बात ही क्या थी? जी रजा साहब, 100 दिन की बात करने का अगर कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी के पास तो बिल्कुल दे वो। जी रजा साहब। देखिए विद्यासागर जी, जैसा कि बात हमारे संजीव मिश्रा जी कर रहे हैं, अमीर अजहर साहब ने करी, तो ये तो देश को जो इस कंडीशन में छोड़ के गए हैं, ये दोनों भागीदार हैं। देश इस स्थिति में आज जो जूझ रहा है और जिसको हम उससे बाहर निकालने के लिए आए हैं, जो जनता से गई,
जब इनपुट्स की लागत बढ़ गई तो किसान को खेत में पहले अगर 2 बीघे की खेती करने के लिए 200 रुपए खर्च करना पड़ता था, अब उसे 2000 रुपए खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अब हमारे ट्रेडिशनल बीज नहीं है, अब हम अपने खाद को इस्तेमाल नहीं कर सकते, गोबर की खाद, जैविक खाद का इस्तेमाल हम कम करते हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड बीज लाए गए गेहूं के, चावल के और दूसरे, इन बीजों को हम एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, दोबारा फिर से हमको खरीदना पड़ता है। पहले किसान उसी अपनी उपज से एक हिस्सा बीज के लिए रख लेता था, अगली फसल में इस्तेमाल करता था। लेकिन अब क्या है कि वो एक बार ही आप बीज खरीद के लाइए, इस्तेमाल करिए और उसके बाद फिर आप दोबारा लाइए। और जो बीज है उसको उसके उत्पादन के लिए ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा उर्वरक चाहिए। अब ये प्रक्रिया पिछले 20 साल से चलती रही। अच्छा, इन्होंने उदाहरण ये लिया कि जब हरित क्रांति 66-67 में हुई थी तो उस समय यही फार्मूला था जिसकी वजह से खेती में डेवलपमेंट आया। लेकिन जो भारतीय कृषि का कैरेक्टर था, जो हमारी विविधता थी, उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये कि हमें उपज ज्यादा चाहिए, उन्होंने ये इंटरनेशनल कंपनियों के चक्कर में इस तरह की एक ट्रीटी कर ली। अब हालत यह है कि किसान की इनपुट्स बढ़ गए, लागतें उनकी बढ़ गई, खेती महंगी हो गई, लेकिन गेहूं की कीमत अगर लागत के हिसाब से देखा जाए तो कम है, गन्ने की कीमत लागत के हिसाब से कम है। लेकिन इसी गेहूं से जब आईटीसी आटा बनाता है तो वो 30 रुपए किलो बेचता है। ये बात बिल्कुल सही है कि बिचौलिए पैसा खा जाते हैं, लेकिन ये भी सही है कि अगर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब घोषित करती है, जो अभी 15 रुपए 50 पैसे है, अगर इतना भी किसान को मिल जाए तो किसान कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में रहता है। लेकिन अगर मौसम ने किसान का साथ नहीं दिया और बारिश बेसमय बारिश हो गई, जब फसल कटने वाली थी बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए, तो निश्चित तौर पे किसान का नुकसान होता है। एक ऐसा पूरा सिस्टम बन गया जिसमें किसान फंस चुका है आज का। अब इससे निकलने की स्थिति उसके सामने नहीं है। एक तो खेती पे जनसंख्या का बहुत ज्यादा दबाव है, दूसरा उसके खेत के आकार घटते जा रहे हैं, तीसरा अब वो हल बैल से खेती नहीं कर सकता, उसे ट्रैक्टर चाहिए, सिंचाई के लिए उसे निश्चित तौर पे पानी देना है, उसे उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, सब जगह लागत बढ़ने वाली है, तो इसलिए किसान परेशान है। और इसका असर मध्यम वर्ग पे आता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे आता है। और अगर किसान परेशान होता है तो देश की 70 करोड़ से ज्यादा आबादी परेशान हो जाती है। 120 करोड़ की आबादी में अगर 70 करोड़ परेशान हाल हो गया तो निश्चित तौर पे वो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। देखिए, जब अगर बारिश बेसमय हो गई तो निश्चित तौर पे खेती को नुकसान होगा, और अगर बारिश नहीं हुई, उसे डीजल के इंजन से या दूसरे साधनों से सिंचाई करनी पड़ी, फिर भी खेती महंगी हो जाती है। तो एक पूरा चक्र है। इस चक्र का जो सिस्टम है, इसमें सरकार का योगदान हो सकता है। सरकार बीज मुहैया करा सकती है, सरकार ऐसे जैसे अभी मिट्टी पहचानो अभियान या मिट्टी का टेस्ट की बात है, इस तरह के उपयोग हो सकते हैं। चलिए, लेकिन किसान परेशान हाल है। और किसान ऐसे टैक्सेस भी लगेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसा अभी डीसी शुक्ला कह रहे थे, उससे भी परेशान होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय जी, हमारे स्टूडियो में चर्चा में हिस्सा लिए। संजीव मिश्रा जी आपका भी, अमित हैदर साहब आपका भी, मोहसिन रजा साहब आपका भी, और डीसी शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।